गुड मैनर्स चैप्टर जो है इसका बच्चों लास्ट पैराग्राफ देखना आप नीचे फर्स्ट पेज के ऊपर. An American writer called Thoreau said it takes two to speak the truth, one to speak and another to hear. This is a very important saying, and it would save a great deal of argument and annoyance in life if people paid attention to it. It takes two to speak the truth. It takes two to speak the truth. You have to express it differently for different people. You have to express it differently for different people. To some people, socialism means taking money from those who have money and giving it to those who have none. इतनी ग्राफ है बच्चों, इस पर मैं पहले चर्चा करूंगा, उसके बाद में जो बची हुई बात है उसको अपन सेकंड राउंड में लेंगे. देखो आप, एन अमेरिकन राइटर, एक अमेरिकी लेखक, एन अमेरिकन राइटर, एक अमेरिकी लेखक जिनका नाम है थोरो, THOREAU. स्पेलिंग देखना बच्चों, ये देखने लायक स्पेलिंग है, नाम है वैसे, पर यहां पर एक शब्द देखो बच्चों आप, ये है BUREAU. क्या है ये? ब्यूरो. ACB एंटी करप्शन ब्यूरो. ये जो ब्यूरो वर्ड है बच्चों, उसकी स्पेलिंग ये है और ये परीक्षाओं में पूछी जाती है शुद्ध करो में. यू आर गिवन फॉर स्पेलिंग्स. आपको 4 स्पेलिंग दी जाती है और उनमें से आपको ये देखना है कि कौन सी वाली शुद्ध है, क्योंकि 3 तो शुद्ध होती है, एक उसमें ही शुद्ध होती है. तो देखो स्पेलिंग को गौर से देखो. ब्यूरो, BUREAU, ब्यूरो. ब्यूरो को हिंदी में ब्यूरो ही कहते हैं. ब्यूरो जो है, जैसे मैंने कहा ACB एंटी करप्शन ब्यूरो, ACD होता है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, तो मैंने ACB बोला, बी का मतलब ब्यूरो है, और ब्यूरो से बच्चों एक शब्द बनता है कौन सा? ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी, ये देखना, BEREAU, फिर बना CRACY, ये बन गया ब्यूरोक्रेसी. क्या होता है ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है बच्चों नौकरशाही. जो अभिजात तंत्र है, जो नौकरशाही है, उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं. हम कहते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, तो उसमें जो अपने, जिसको अपन कहते हैं चीफ, ये जो सबसे बड़ा जो नौकरशाह है, तो अपन उसको क्या मानते हैं? मुख्य सचिव मानते हैं. मुख्य सचिव जो है, जो चीफ सेक्रेटरी है, CS, उसको हम सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट कहते हैं. सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट का मतलब सबसे बड़ा नौकरशाह है. तो हमारा जो सरकार का सिस्टम है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं वो शासन चलाते हैं, इसलिए अपने सिस्टम को कहते हैं ब्यूरोक्रेसी. हालांकि मेरा उद्देश्य आपको इसी स्पेलिंग से अपडेट करना है केवल. देखो एक शब्द ब्यूरो है और ब्यूरो से बना ब्यूरोक्रेसी. CRACY कुछ शब्दों के अंत में लगता है, जैसे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र होता है, उसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग हिंदी में नौकरशाही होता है, ब्यूरोक्रेसी. देखना, एन अमेरिकन राइटर, एक अमेरिका के लेखक, थोरो, कॉल्ड का मतलब नेम्ड, NAMED. एन अमेरिकन राइटर नेम्ड थोरो, एक अमेरिकी लेखक या थोरो नामक एक अमेरिकी लेखक, SAID. सेड का मीनिंग बच्चों यहाँ पर ने कहा नहीं है. आपको पता है कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है तो वो जो सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है. बात को समझना. और जब आप किसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आपको अंत में बोलना चाहिए क्या? आपको अंत में इस तरीके से उस वाक्य का अनुवाद करना चाहिए कि उसके अंत में आ ई ए ध्वनित हो. जैसे राम ने रावण को मारा, इसमें र के अंत में आ की आवाज आ रही है. राम ने रावण को मारा. उसी तरीके से मैंने एक पत्र लिखा, उसी तरीके से कौवा पानी की तलाश में इधर उधर भटका. आप देख रहे हैं आ ई ए की आवाज अगर आ रही है तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उन्हें जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो बच्चों वो पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं और उनमें जनरली वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है. दूसरी बात समझाता हूं. आप जानते हो मैं एक पत्र लिखता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और मैं एक पत्र लिखता था, ये पास्ट इंडेफिनिट है, और मैंने एक पत्र लिखा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है. दोबारा समझो. मैं एक पत्र लिखता हूं, ता हूं, ती हूं, ते हैं. इस प्रकार के शब्दांश अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं तो दैट पर्टिकुलर सेंटेंस बिलोंग्स टू द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑफ इंग्लिश. तो ऐसा जो वाक्य विशेष है
वह अंग्रेजी के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबद्ध होता है। ता है, ता हूं, ती हूं। और ता था, ती थी, ते थे। मैं एक पत्र लिखता था, मैं एक पत्र लिखता था, इसका मतलब क्या हुआ? ये पास्ट इंडेफिनिट। और मैंने एक पत्र लिखा तो भी पास्ट इंडेफिनिट। यहां बच्चों ये जो SAID सेड वर्ब है, इसका जब आप हिंदी अनुवाद करोगे तो उसने कहा, ऐसा अनुवाद नहीं करना। आपको ऐसा अनुवाद करना कि वो ऐसा कहता था, वो ऐसा कहा करता था। कई बार हम कहते हैं मेरे पिताजी अक्सर ये कहा करते थे, ऐसे बोलते हैं, मेरे पिताजी अक्सर ये कहा करते थे, मेरे दादाजी अक्सर ये कहा करते थे। एन अमेरिकन राइटर कॉल्ड थोरो सेड, एक अमेरिकी लेखक, एक थोरो नामक अमेरिकी लेखक अक्सर ये कहा करता था, या वो जो है ये कहता था क्या? इट टेक्स टू स्पीक द ट्रूथ। देखो बच्चों, स्पीक द ट्रूथ होता है लेकिन टेल ए लाई होता है। अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, ये परीक्षाओं की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। स्पीक द ट्रूथ होता है, टेल ए लाई होता है। अगर स्पीक के बाद में ब्लैंक दिया हुआ, खालिस्तान दिया हुआ है तो यहाँ आपको द भरना चाहिए, और टेल और लाई के बीच में ब्लैंक दिया हुआ है तो आपको यहाँ ए भरना चाहिए। स्पीक द ट्रूथ, टेल ए लाई। कभी कभी बच्चों स्पीक द ट्रूथ बोला मैंने आपको, कभी कभी यहां पर यूं भी आता है टेल द ट्रूथ, ये भी सही है। टेल द ट्रूथ भी सही है। मेरा कहने का स्पीक की जगह टेल आ सकता है, परंतु यहां देखने वाली बात यह है कि ट्रूथ के पहले द आता है और यहां पर लाई के पहले ए आता है। रीजन भी आपको मैं क्लियर करूंगा। अच्छा, आप ये देखें कि एक थोरो नामक अमेरिकी लेखक कहा करता था इट टेक्स का मतलब होता है बच्चों, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने आपको ये कहा कि जयपुर से, ठीक है, या मैंने यूं कहा कि सांगानेर से जयपुर जाने में 10 मिनट का समय लगता है। आप अपनी नोटबुक में इस बात को हिंदी में लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने? कि सांगानेर से जयपुर जाने में 10 मिनट का समय लगता है। 10 का मतलब यूं कह सकते हैं कि सांगानेर से टोंक फाटक जाने में अपने को 10 मिनट का है। ऐसे वाक्य का बच्चों जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो यूं बनता है इट टेक्स 10 मिनट्स टू रीच टोंक फाटक फ्रॉम सांगानेर। क्या बोला मैंने? इट टेक्स 10 मिनट्स। लिखिए दिखाता हूं। इट टेक्स 10 minutes to reach टोंक फाटक फ्रॉम, देखो बच्चों क्या सेंटेंस है। इट टेक्स 10 minutes टू रीच टोंक फाटक फ्रॉम सांगानेर, यानी सांगानेर से टोंक फाटक पहुंचने में, यानी सांगानेर से टोंक फाटक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है। उसी तरीके से मैं आपको कहता हूं कि उसी तरीके से मैंने आपको कहा इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम, इस काम में बहुत सारा समय लगता है। हम कहते हैं इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम टू डू दिस वर्क, इस काम को करने में बहुत सारा समय लगता है। तो यहां पर एक सेंटेंस आ रहा है इट टेक्स, यानी 2 आदमी लगते हैं या 2 आदमियों की जरूरत पड़ती है। इसको यूं कह सकते हैं वी नीड, क्या कहा मैंने? वी नीड टू स्पीक द ट्रूथ। बच्चों सत्य बोलने के लिए हमको 2 आदमियों की जरूरत पड़ती है। वी नीड टू स्पीक द ट्रूथ, हमें सत्य बोलने के लिए 2 आदमियों की आवश्यकता पड़ती है। वन टू स्पीक एंड अनदर टू हियर, पहला तो बोलने के लिए, फर्स्ट टू स्पीक एंड द सेकंड टू हियर, पहला बोलने के लिए और दूसरा सुनने के लिए। द स्पीकर एंड द सेकंड, समझ गए? पहला वक्ता है और दूसरा श्रोता होता है। सत्य बोलने के लिए हमको 2 आदमी की जरूरत पड़ती है, एक बोलने वाला होता है, दूसरा सुनने वाला होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग, एक बहुत जरूरी सेइंग है। SAYING से एक से यानी कहना होता है, से मानी कहना, और जब आपने इसमें ING जोड़ा तो इसका मतलब हो गया कहनी, कहावत। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग, ये एक बहुत जरूरी कहनी है, अर्थात ये एक बहुत जरूरी कहावत है। प्रोवर्ब कहते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? सेइंग का जो दूसरा वर्ड है बच्चों सिनोनिम, वो है प्रोवर्ब। वर्ब यानी क्रिया होता है। देखना बात को समझो, ये शब्द है प्रो और ये है वर्ब। आप जानते हो वर्ब यानी क्रिया,
और प्रो यानी क्या होता है? प्रो का मतलब होता है बच्चों इन प्लेस ऑफ। प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पर इन प्लेस ऑफ, द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, वे शब्द जिनका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? वो प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोवर्ब क्या होते हैं? द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब के स्थान पर, एक क्रिया के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग आप करते हो वो क्या कहलाते हैं? वो प्रोवर्ब कहलाते हैं। इन हिंदी में आप उनको कहावत कहते हैं। प्रोवर्ब कह दो, सेइंग कह दो, बात एक ही है। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग, एक बहुत जरूरी है, एक बहुत महत्वपूर्ण कहावत है। एंड और इट वुड सेव ए ग्रेट डील ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड अनॉयंस इन लाइफ इफ पीपल पेड अटेंशन। ये सेंटेंस बच्चों देखने लायक है, इस पे जरा गौर करो आप और एक बात को समझो। आपको वो सेंटेंस कंडीशनल वाले तो याद होंगे। मैंने बताया कि इफ आई, ध्यान सुनना बच्चों, या तो आ रहा है इफ केवल इफ ही लिखूंगा मैं। इफ आई गो टू आगरा, इधर क्या आएगा बच्चों? इधर आएगा विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल सी द ताजमहल। इफ आई गो टू आगरा आई विल सी द ताजमहल, तो इसका मतलब विल के बाद में मैंने लगाया सी। इफ आई गो टू आगरा आई विल सी द ताजमहल। यहां पर बच्चों कभी कभी जैसे इफ आई के स्थान पर ही है तो यहां क्या आ सकता है? इफ आई गोज टू आगरा आई विल सी द ताजमहल। और बच्चों अगर आपने यहां पर इसकी सेकेंड फॉर्म बना दी तो क्या आ जाएगा? वेंट आ जाएगा। और वेंट की खास बात क्या है? सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ वेंट ही आता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है बच्चों? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, इट डजंट मैटर वेदर द सब्जेक्ट इज मस्क्यूलाइन और फेमिनाइन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कर्ता पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, या आपका कर्ता एक वचन है या बहुवचन है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। हिंदी में क्या होता है देखो आप बात समझना। वह गया लड़का है तो, वह गई लड़की है तो। अच्छा, वह गया वह गई। और उसी तरीके से हिंदी में एक बात और है, वह गया एक वचन है तो, वे गए बहुवचन है तो। अंग्रेजी में क्या होगा सुनना? ही वेंट लड़का है तो, कोई वेंट आ रहा है। शी वेंट, कोई फर्क नहीं पड़ा, वेंट का वेंट आ रहा। दे वेंट, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अंग्रेजी का जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें जो क्रिया का रूप है उसके ऊपर किसी कर्ता के एक वचन बहुवचन स्त्रीलिंग पुल्लिंग होने का फर्क नहीं पड़ता है। कर्ता चाहे मस्क्यूलाइन जेंडर हो, चाहे फेमिनाइन जेंडर हो, चाहे सिंगुलर नंबर हो, चाहे प्लूरल नंबर हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म सभी के साथ आनी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये कायदा है। तो बच्चों इधर अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो इधर वुड का क्या बन जाएगा? याद करो, इधर वुड की सेकंड फॉर्म, विल की सेकंड फॉर्म वुड बन जाएगी और सी के स्थान पर सी आ जाएगा। ऐसा नियम है इसमें। देखो सेंटेंस आपका ऐसा ही है। इसमें बताया गया है कि इट वुड, देखो बच्चों ये पार्ट इधर भी आ सकता है। जैसे मैंने इधर कर दिया वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर आ गई, तो इधर क्या आएगा? फिर इधर पक्का बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आई तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। अब देखना आपका सेंटेंस क्या है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग, ये एक बहुत कहावत है। एंड इट वुड सेव ए ग्रेट डील ऑफ आर्ग्यूमेंट नॉइंस। इसमें यह बताया है अगर मैं आगरा जाऊं तो मैं ताजमहल देखूं, अगर मैं आगरा जाऊं तो मैं ताजमहल देखूं, अगर तुम कठोर परिश्रम करो तो तुम परीक्षा में पास हो जाओ। यहां पर यह बताया गया है कि इट वुड सेव ए ग्रेट डील ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड अनॉयंस। इसका मतलब काफी कुछ बहस और क्रोध से बच जाएं। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम काफी कुछ बहस, हम काफी कुछ तर्क वितर्क, हम काफी कुछ वाद विवाद तथा क्रोध से बच जाएं इन लाइफ माने जीवन में। हम जीवन में बहुत सारे वाद विवाद और क्रोध से बच जाएं। इफ पीपल पेड अटेंशन टू इट, अगर लोग इसके ऊपर ध्यान दें तो वे, अगर लोग इस पर ध्यान दें तो वे जीवन में बहुत अधिक वाद तथा क्रोध से बच जाएं। देखो बच्चों सेंटेंस क्या है। एंड इट वुड सेव ए ग्रेट डील ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड अनॉयंस
यहां बच्चों एक शब्द आ रहा है ग्रेट डील ऑफ, इसको अंडरलाइन करना है एक बार। ए ग्रेट डील ऑफ, क्या होता है ग्रेट डील ऑफ? देखो एक सेंटेंस लिखना, मैनी इंडियन आर गोइंग टू एब्रोड दीज डेज। सेंटेंस लिखा आप लोगों ने, मैनी इंडियन आर गोइंग टू एब्रोड दीज डेज। इन दिनों बहुत सारे भारतीय एब्रोड जा रहे हैं, इन दिनों बहुत सारे भारतीय एब्रोड जा रहे हैं। ये जो अंतिम शब्द है बच्चों डे, उसमें एस और जोड़ देना, डेज है वो। ओके, अच्छा दूसरा सेंटेंस बोल रहा हूं, ए लॉट ऑफ इंडियन आर गोइंग, लिखते चलो, ए लॉट ऑफ इंडियन आर गोइंग टू एब्रोड दीज डेज। तीसरा सेंटेंस, ए ग्रेट डील ऑफ इंडियन आर गोइंग टू एब्रोड दीज डेज। तीनों सेंटेंस देखो बच्चों, बोर्ड की तरफ देखना, लुक एट द बोर्ड। पहला सेंटेंस है बच्चों, मैनी इंडियन आर गोइंग टू एब्रोड दीज डेज। बहुत सारे भारतीय लोग आजकल विदेश जा रहे हैं। इसमें बच्चों आपको यह देखना चाहिए कि जो पहला शब्द आ रहा है मैनी, वो एक डिटरमिनर है। मैंने कहा था कि डिटरमिनर ऐसे सिग्नल होते हैं जो हमको ये बताते हैं कि उनके बाद आने वाला जो शब्द है वह हमेशा नाउन होता है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैनी एक डिटरमिनर है। डिटरमिनर वह शब्द होता है जिसके बाद में नाउन आना निश्चित है, यानी नो नाउन नो डिटरमिनर, नो नाउन नो डिटरमिनर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संज्ञा नहीं आएगी, कोई नाउन नहीं आएगा तो डिटरमिनर आ नहीं सकता, और अगर डिटरमिनर आया है तो पक्का मान के चलो कि उसके बाद आने वाला शब्द हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। तो पहला सेंटेंस बच्चों आपने देखा, मैनी इंडियन आर गोइंग टू एब्रोड दिस डेज। इसमें आपने ये देखा कि मैनी एक डिटरमिनर है और उसके बाद इंडियन आ रहा है। आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि मैनी मानी होता अनेक, मैनी एक डिटरमिनर है और इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा PCN होता है। बात को समझना, PCN का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। मैनी एक डिटरमिनर है, उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा बहुवचन होता है अगर वो गिनने लायक है तो मैनी के लिए आप क्या करोगे बच्चों, ये जो इंडियन है इसमें एस जोड़ के आपको इसका प्लूरल बनाना पड़ेगा, तब आपका सेंटेंस शुद्ध बनेगा। मैनी इंडियंस आर गोइंग टू एब्रोड दीज डेज। आइए देखो बच्चों, गोइंग टू एब्रोड जो है, एब्रोड माने विदेश होता है, और मैंने आपको पिछली वाली क्लास में भी ये क्लियर किया था। इधर बोर्ड की तरफ देखना, ये है बच्चों गो, ठीक है। गो टू होम नहीं होता, बात को समझना। उसी तरीके से गो टू एब्रोड नहीं होता। ये जो टू है बच्चों ये गलत है। गो होम सही होता है, गो एब्रोड सही होता है। गो होम सही होता है, गो एब्रोड सही होता है। और उसका कारण बच्चों दरअसल ये है कि होम एक ऐसा शब्द है जिसके अंत में एलवाई नहीं आ रहा है, एब्रोड एक ऐसा शब्द है जिसके अंत में एलवाई नहीं आ रहा है, परंतु उसके बावजूद भी बच्चों आप ये समझो कि ये जो दोनों शब्द हैं वो एडवर्ब है। और उस नियम को याद करो कि एक वर्ब तथा एडवर्ब के बीच में कभी भी किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। एक वर्ब तथा एडवर्ब के बीच में कभी किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। तो बच्चों इसके बाद में हम 2 मिनट लेंगे, उसके बाद में आपसे बात करेंगे।
इंडियन को काट के आपको इसमें एस जोड़ के इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका ये पार्ट शुद्ध होगा। मैनी इंडियंस आर गोइंग, और इस टू को आपको हटाना पड़ेगा। पहला सेंटेंस अब आपका शुद्ध हो गया है क्या? मैनी इंडियंस आर गोइंग अब्रोड दीज डेज, इन दिनों बहुत सारे भारतीय विदेश जा रहे हैं। पहला सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया है। दूसरा देखो, ए लॉट ऑफ इंडियन, बोर्ड की तरफ देखना बच्चों। ए लॉट ऑफ के बाद आने वाला नाउन अगर काउंटेबल है, ध्यान से सुनना, ए लॉट ऑफ भी एक डिटरमिनर है, ए लॉट ऑफ भी एक डिटरमिनर है, और उसके बाद आने वाला नाउन अगर काउंटेबल है तो बच्चों वो पीसीएन होगा, यानी यहां भी एस जोड़ना पड़ेगा। ए लॉट ऑफ इंडियंस आर गोइंग टू, तो यहां से भी हटेगा। एंड योर सेकेंड सेंटेंस इज नाउ टोटली करेक्ट। अब आपका जो दूसरा सेंटेंस है वो पूरी तरह से सही हो गया है। ए लॉट ऑफ इंडियंस आर गोइंग अब्रोड दीज डेज, यानी बहुत सारे इंडियंस अब कहां जा रहे हैं? अब जो है ए लॉट ऑफ इंडियंस आर गोइंग अब्रोड दीज डेज, इन दिनों बहुत सारे भारतीय विदेश जा रहे हैं। आइए वाला देखना, ये देखो बच्चों आपकी बुक में जो आया ए ग्रेट डील ऑफ, ये बहुत लंबा है, परंतु ये लंबा है, परंतु ये है तो एक डिटरमिनर ही। ये लंबा है उसके बावजूद एक डिटरमिनर है, तो आपने क्या देखा, एक ग्रेट डील ऑफ के बाद आया है बच्चों इंडियन। इस इंडियन को शुद्ध करने के लिए एस जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक ग्रेट डील ऑफ एक ऐसा डिटरमिनर है कि उसके बाद आने वाला नाउन अगर काउंटेबल है तो उसको कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, पीसीएन होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ए ग्रेट डील ऑफ इंडियंस आर गोइंग टू अब्रोड दीज डेज, यहां से टू को काटना पड़ेगा। इस तरीके से बच्चों आपको आपके तीनों सेंटेंस बिल्कुल शुद्ध हो गए हैं। दोबारा सुने, मैनी एक ऐसा डिटरमिनर है बच्चों कि उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा पीसीएन होता है। ए लॉट ऑफ एक ऐसा डिटरमिनर है, उसके बाद आने वाला नाउन पीसीएन भी हो सकता है, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, और बच्चों अनकाउंटेबल सिंगुलर भी हो सकता है। उसी तरीके से एक ग्रेट डील ऑफ है। तो देखो पहला सेंटेंस आपका आपने शुद्ध लिखा है, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, ऊपर बोर्ड की तरफ देखना, एक सेंटेंस लिखा हुआ है ए लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लॉन, यानी बहुत सारा पानी बह गया है। ए लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लॉन, यानी बहुत सारा पानी बह गया है। आपने बच्चों ये देखा कि ए लॉट ऑफ है, ये डिटरमिनर है, और उसके बाद वाटर एक नाउन आ रहा है, परंतु वाटर का प्लूरल वाटर्स तो बन नहीं सकता है, क्योंकि वाटर कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन का प्लूरल बनता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ए लॉट ऑफ एक ऐसा डिटरमिनर है जिसके बाद आने वाला नाउन या तो प्लूरल काउंटेबल होगा, और अगर प्लूरल काउंटेबल नहीं होगा तो अनकाउंटेबल होगा, और जो अनकाउंटेबल होता है बच्चों वो तो हमेशा सिंगुलर ही होता है, अनकाउंटेबल का प्लूरल कभी बनता नहीं है। ए लॉट ऑफ वाटर एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए हेज का प्रयोग किया मैंने। ए लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लॉन, बहुत सारा पानी बह गया है, बहुत सारा पानी बह गया। आइए देखना, ए ग्रेट डील ऑफ, ये एक डिटरमिनर है, इसके बाद फिर वाटर आ रहा है। इसका मतलब ए लॉट ऑफ और ए ग्रेट डील ऑफ दो ऐसे डिटरमिनर हैं कि उनके बाद आने वाला नाउन पीसीएन भी हो सकता है, और यूसीएन माने अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। अनकाउंटेबल सिंगुलर नहीं बोला मैंने, क्योंकि अंडरस्टूड है कि जो अनकाउंटेबल होते हैं वो सिंगुलर ही होते हैं, उनका प्लूरल कभी बनता नहीं है। ठीक है, तो इधर भी वाटर आ रहा है, इधर भी वाटर आ रहा है, उधर मैंने हेज लगाया, इधर भी हेज लगाया, और आपने देखा फ्लॉन शब्द आ रहा है। देखो बच्चों इस फ्लॉन को क्लियर करो, FLY, फ्लाई पानी उड़ना होता है, फ्लाई फ्लू फ्लॉन का मतलब तो बहुत सारा पानी उड़ गया है, जबकि मैंने तो ये कहा था कि बहुत सारा पानी बह गया है, बहुत सारा पानी उड़ गया है, बहुत सारा पानी बह गया है। इस ऊपर वाले वाक्य को दोनों को शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्लो यानी बहना, फ्लोड माने बहा, और फ्लोड का मतलब बह चुका। इन दोनों वाक्यों को शुद्ध करने के लिए बच्चों यहां पर क्या करना पड़ेगा? FLOWED का प्रयोग करना पड़ेगा यहां भी। बात समझ में आ रही है? ए लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लॉन नहीं हो सकता, उसका मीनिंग तो बहुत सारा पानी उड़ गया, पानी उड़ता नहीं बहता है। तब आपको कहना चाहिए था ए लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लॉड, बहुत सारा पानी बह चुका है, बहुत सारा पानी बह चुका है। देखना ये, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग, एंड इट वुड सेव ए ग्रेट डील ऑफ आर्ग्यूमेंट। क्या होता है आर्ग्यूमेंट? बहस। वकील क्या करता? कोर्ट में जाकर के बहस करता, जी रहे वाद विवाद, बहुत सारे वाद विवाद, बहुत सारी बहसें हम बच जाएं। एंड अनोयंस, अनोयंस यानी होता है बच्चों एंगर, ANGER, एंगर मानी क्रोध होता है, गुस्सा। एंगर मानी गुस्सा होता है, अनोयंस मानी गुस्सा होता है। तो लोग क्या कर सकते हैं? लोग बहुत सारी बहस तथा क्रोध से बच सकते हैं इन लाइफ माने जीवन में। लोग जीवन में बहुत सारी बहस तथा क्रोध से बच जाएं इफ
दे पेड अटेंशन टू इट, इफ पीपल पेड अटेंशन टू इट, अगर लोग इसके ऊपर ध्यान दें। देखो बच्चों, पे अटेंशन टू होता है, पे अटेंशन ऑन नहीं होता। जैसे मैंने आपको कहा प्लीज पे अटेंशन टू माई एडवाइस, कृपया मेरी सलाह पर ध्यान दें। अगर मैंने ये कहा होता कि प्लीज पे अटेंशन ऑन माई एडवाइस, तो हिंदी में क्या बोला मैंने, मेरी सलाह पर ध्यान दें। और बच्चों पर को अंग्रेजी में ऑन कहते हैं और आप लगा देते हो प्लीज पे अटेंशन ऑन माई एडवाइस, ये गलत है। शुद्ध क्या होगा, पे अटेंशन टू होता है बच्चों, पे अटेंशन टू बोलना चाहिए, पे अटेंशन टू माई एडवाइस, मेरी जो मेरी सलाह है या जो मेरा मशवरा है उसके ऊपर आप अमल करें, उस पर ध्यान दें। दिमाग में बैठा लेना, पे अटेंशन टू होता है, पे अटेंशन ऑन नहीं होता है। इस तरीके से मैंने आपको कहा कि शी इनवाइटेड मी ऑन टी, उसने मुझे चाय पे बुलाया, शी इनवाइटेड मी ऑन टी। तो बच्चों यहां पर जो चाय पे बुलाया के लिए आपने ऑन का प्रयोग किया, लेकिन इनवाइट टू सही माना जाता है, इसलिए शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, शी इनवाइटेड मी टू टी। क्या बोला बच्चों, शी इनवाइटेड मी टू टी, उसने मुझे चाय पर बुलाया। इनवाइट टू होता है, इनवाइट ऑन कभी नहीं होता है। दिमाग में बैठा लेने के बाद आगे देखें, इट टेक्स टू स्पीक द ट्रूथ, सच बोलने में दो आदमियों की जरूरत पड़ती है, सच बोलने में दो आदमियों की दरकार होती है। नीड, NEED, नीड मानी रिक्वायर, रिक्वायर मानी आवश्यकता होना। ओके, यू हैव टू एक्सप्रेस इट डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल, आपको इसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अंदाज से अभिव्यक्त करना पड़ता है। किसे, सत्य को। सत्य चीज ही ऐसी है, एक सत्य को आपको किसी आदमी के सामने कैसे बोलना पड़ता है और दूसरे आदमी के सामने कैसे बोलना पड़ता है। यू हैव टू एक्सप्रेस द ट्रूथ डिफरेंटली टू डिफरेंट पीपल, सत्य को आपको अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त करना पड़ता है। एक्सप्रेस मानी क्या होता है, अभिव्यक्त करना। यू, ये बच्चों देखो एक शब्द आ रहा है हेव टू, इसे अंडरलाइन करना एक बार, हेव टू। हेव टू का मतलब होता है बच्चों, ये बाध्यता बताता है। क्या बताता है, बाध्यता यानी मजबूरी बताता है। कैसे, ये बाध्यता इस प्रकार से बताता है, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है। हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में आ जाए पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता हूं, पढ़ती हूं, पढ़ते हैं, पढ़ता है नहीं कर देना, पढ़ता है, मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है। आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे, आई हैव टू डू ए लॉट ऑफ वर्क, मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें सत्य बोलना पड़ता है। वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ, हमें सत्य बोलना पड़ता है। उसको स्कूल पैदल जाना पड़ता है। ठीक है, उसको स्कूल पैदल जाना पड़ता था। मैंने कहा व्हेन लाल बहादुर शास्त्री वाज ए चाइल्ड, जब लाल बहादुर शास्त्री बच्चे थे, ही हैड टू गो स्कूल, ही हैड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, तब उनको स्कूल पैदल जाना पड़ता था, क्योंकि उनके पास में बस का किराया अदा करने के लिए पैसा नहीं होता था। और वो इतने सादगीपूर्ण आदमी थे। आज के पेपर में पढ़ा आपने, साड़ियों की दुकान के ऊपर चले गए और साड़ी वाले से कहा कि सस्ती वाली साड़ियां दिखाओ। साड़ी वाले ने, दुकान वाले ने कहा कि साहब हमारा सौभाग्य है कि आप हमारी दुकान, उनका नहीं कुछ नहीं, आप मेरे को सस्ती वाली दिखाओ। सबसे सस्ती साड़ियां लेके गए। ट्रेन में सफर कर रहे थे तो उसमें जो कूलर लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा गर्मी तो सभी को लगती है, कूलर को हटवाओ, तो कूलर को हटवा दिया। ऐसे वो सादगीपूर्ण नेता थे। तो मेरा सेंटेंस था व्हेन लाल बहादुर शास्त्री वाज ए चाइल्ड, जब लाल बहादुर शास्त्री बच्चे थे, ही हैड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, उनको विद्यालय पैदल जाना पड़ता था। तो देखो बच्चों यहाँ क्या शब्द आ रहा है, हैव टू, यू हैव टू एक्सप्रेस इट, आपको इसे अभिव्यक्त करना पड़ता है। इसे का मतलब किसे, सत्य को, ट्रुथ को। यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल, आपको सत्य को अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त करना है। आपको सत्य को अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त करना पड़ता है। टू सम पीपल, कुछ लोगों के लिए, टू सम पीपल का मतलब फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए। सोशलिज्म मीन्स टेकिंग मनी फ्रॉम दोज, कुछ लोगों के लिए सोशलिज्म मीन्स, सोशलिज्म देखो बच्चों इसके अंत में क्या आ गया, ISM। जिन शब्दों के अंत में ISM आ जाए तो उनका हिंदी अनुवाद करते हैं तो अंत में वाद बुलता है। जैसे सोशलिज्म माने क्या होता है, समाजवाद। इंपेरियलिज्म माने होता है साम्राज्यवाद। कोलोनियलिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या देखा कि जो शब्द हैं, कैपिटलिज्म का मतलब पूंजीवाद होता है, पूंजीवाद। तो अलग अलग वाद हैं। तो आपने देखा कि जिन शब्दों के अंत में ISM आता है उनका हिंदी अनुवाद जब करोगे तो अंत में वाद बोलना चाहिए। तो जिन शब्दों के अंत में ISM आता है वो सब भाववाचक संज्ञाएं होती है। ऑल दोज वर्ड्स आर एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, वो तमाम शब्द जो है भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण होते हैं। और बच्चों भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑलवेज
सिंगुलर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। एक भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन मानी जाती है, इसलिए बच्चों उसके आइए देखो मीन्स आ रहा है। सोशलिज्म मीन्स, मीन में एस क्यों जुड़ा हुआ है, क्रिया को एक वचन क्यों बनाया गया है, क्योंकि कर्ता एक वचन है। अधिकांश लोगों के लिए समाजवाद का मतलब होता है टेकिंग मनी फ्रॉम दोज, उन लोगों से पैसा लेना। किन लोगों से? टेकिंग मनी फ्रॉम दोज हु हैव मनी, जिन लोगों के पास पैसा है उनसे पैसा लेना, एंड गिविंग इट टू दोज हु हैव नन, और ये पैसा उन लोगों में बांट देना जिनके पास कुछ नहीं। अधिकांश लोगों के लिए समाजवाद का मतलब यह है कि पूंजी के जितने भी साधन हैं उनके ऊपर समाज के कुछ पूंजीपति लोग, कुछ चंद पूंजीपति लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, पूंजी के समस्त उत्पादन के सभी संसाधनों के ऊपर उन्होंने वो कुंडली मार के सांपों की तरह बैठे हैं। इसलिए उन लोगों का मानना है कि इन तमाम लोगों से उस पूंजी को छीन लिया जाए, इन अमीर लोगों से उस पूंजी को ले लिया जाए और लेकर के उसको गरीबों में समान समान बांट दिया जाए। रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कुरुक्षेत्र किताब में ये बात कही है कि जब तक समान सुख सुलभ नहीं होता है मानव मानव को, चैन कहां धरती पर तब तक शांति कहां इस भव को। दिनकर का ये विचार है कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनको लेकर के सभी गरीब लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाए। जब तक समान सुख सुलभ नहीं होता है मानव मानव को, चैन कहां धरती पर तब तक शांति कहां इस भव को। तब तक इस धरती के ऊपर, इस संसार के ऊपर शांति जो है शमित न होगा, कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा, तब तक यहां पर कोलाहल समाप्त नहीं हो सकता, लोगों का संघर्ष समाप्त नहीं हो सकता। मैंने बताया था कार्ल मार्क्स नाम का जो विद्वान है जिन्होंने दास की पिटल पुस्तक लिखी, उन्होंने समाजवाद का कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने मजदूरों का आह्वान कि मजदूरों हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है बल्कि पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। तो इन लोगों का ये विचार है कि जिनके पास बहुत अधिक पूंजी है या समाज का जो पूंजीपति वर्ग है जो उत्पादन के समस्त संसाधनों के ऊपर कब्जा जमाए बैठा है, उन लोगों से उत्पादन के इन साधनों को छीना जाए और इनको समान 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 लोगों में समान रूप से वितरित कर दिया जाए, तब जाकर के समाज में क्या आ सकता है, तब जाकर के समाज में जो है समानता और सुख का उदय हो सकता है, ऐसा इनका मानना है। फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए सोशलिज्म मीन्स टेकिंग मनी फ्रॉम दोज हु हैव मनी। कुछ लोगों के लिए समाजवाद का मतलब उन लोगों से धन लेना है जिनके पास धन है, एंड गिविंग इट टू दोज, और इस धन को उन लोगों में बांट देना है हु हैव नथिंग, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो किंचन है, जो कंगाल हैं, उनमें इस धन का समान बंटवारा कर दिया जाए। ऐसा कुछ लोगों का मानना। ये विचार सही है या गलत है, इसके ऊपर तो अपने को विचार नहीं करना है, मैं तो ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। टू अदर पीपल, कुछ अन्य लोगों के लिए सोशलिज्म मीन्स स्टेट कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। कुछ अन्य लोगों की समाजवाद का मतलब यह है कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के ऊपर, माने उद्योग तथा वाणिज्य के ऊपर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। कुछ अन्य लोगों के लिए समाजवाद का मतलब यह है कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, वाणिज्य के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है बच्चों, स्टेट कंट्रोल। अच्छा ये देखना, इस कंट्रोल शब्द के बारे में एक बात अच्छे से दिमाग में बैठा हो बच्चों, परीक्षाओं में सवाल यूं आता है तो बच्चों पर काबू नहीं है। यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन योर चिल्ड्रन। अगर ऐसा आया तो गलत आया, ऑन को काट के ओवर करना चाहिए, क्योंकि बच्चों कंट्रोल ओवर होता है। यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर चिल्ड्रन। क्या बोला मैंने? ये शब्द है कंट्रोल, इसके बाद में ऑन गलत है, ये ऑन है बच्चों, ये तो गलत है और ओवर सही है। यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर सर्वेंट्स, तुम्हारे नौकरों के ऊपर बिल्कुल काबू नहीं है। कंट्रोल ओवर होता है, कंट्रोल ऑन नहीं होता है। यहाँ दूसरे सेंस में मीनिंग का इसका प्रयोग हुआ है, मीन्स स्टेट कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अधिकांश और बाकी लोगों के लिए जो समाजवाद है उसका मतलब यह है कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मानी उद्योग तथा वाणिज्य के ऊपर स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए, राज्य का उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। टू अदर्स, और कुछ अन्य लोगों के लिए, वी कैन नॉट टेल ए मैन द ट्रूथ अबाउट सोशलिज्म। टू अदर्स माने दूसरे लोगों के लिए, वी कैन नॉट टेल ए मैन, हम किसी आदमी को बता नहीं सकते हैं, द ट्रूथ माने द मीनिंग, द ट्रूथ अबाउट यानी द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म। हम किसी आदमी को समाजवाद का मतलब तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक कि हमें यह पता नहीं हो कि अमुक आदमी क्या सोचता है। क्योंकि अगर आप धारणा के हिसाब से समाजवाद का मतलब बताओगे तो पता नहीं आपको चोर समझेगा, लुटेरा समझेगा, उच्चक्का समझेगा, वो सब बातें आ रही है। देखो, टू अदर्स अन्य लोगों के लिए मैन, हम आदमी को बता नहीं सकते हैं द ट्रूथ अबाउट सोशलिज्म। सोशलिज्म है या समाजवाद का जो अभिप्राय है उसका जो वास्तविक अर्थ है वो हम किसी आदमी को तब तक नहीं बता सकते, अंटिल जब तक यू नो, जब तक आप ये नहीं जान जाते, व्हाट ही अंडरस्टैंड्स बाय द टर्म, जब तक आप स्वयं इस बात को नहीं जान जाते
कि इस पारिभाषिक शब्द के द्वारा वो क्या समझता है, समाजवाद के बारे में उसका दृष्टिकोण क्या है, उसका नजरिया क्या है। वॉट ही अंटिल यू नो, जब तक आप इस बात को नहीं जान जाते हो, अंटिल के बाद कभी नॉट नहीं आता, बताया था मैंने, अंटिल यू नो, जब तक आप इस बात को नहीं जान जाते हो कि वॉट ही अंडरस्टैंड्स अबाउट द टर्म के बारे में, इस समाजवाद नाम के पारिभाषिक शब्द के बारे में वह क्या समझता है, जब तक आप ऐसा नहीं जानते तब तक आपको उस आदमी को समाजवाद का अर्थ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बताया तो वो पता क्या समझेगा। आगे देखो क्या कह रहा है। इफ यू से, अगर आप ये कहते हो कि आई बिलीव इन सोशलिज्म, अगर आपने किसी आदमी को ये कहा कि मैं समाजवाद में विश्वास करता हूं, तो वो क्या समझेगा, वो ये समझेगा एंड ही अंडरस्टैंड्स दैट यू मीन, वो ये समझेगा, ही अंडरस्टैंड्स यानी वही ऐसा समझता है, दैट यू मीन कि आपका मतलब यह है, यू बिलीव इन रॉबरी, कि आप डकैती में विश्वास करते हो, आप लूटपाट में विश्वास करते हो। उसकी दृष्टि में समाजवाद लूटपाट के सिवा कुछ नहीं है, उसकी दृष्टि में समाजवाद लूटपाट के सिवा कुछ नहीं है। तो देखो इसमें दिया है, इफ यू से, अगर आप कहते हो आई बिलीव इन सोशलिज्म, अगर आप ऐसा कहते हो कि मैं समाजवाद में विश्वास करता हूं, एंड ही अंडरस्टैंड्स दैट यू मीन यू बिलीव इन रॉबरी, और वो ऐसा समझ जाता है कि आपका मतलब यह है कि आप रॉबरी में विश्वास करते हो, आप डकैती में विश्वास करते हो, लूटपाट में विश्वास करते हो। यू मस्ट नॉट बी सरप्राइज्ड, आपको ताज्जुब नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट बी सरप्राइज्ड, आपको ताज्जुब नहीं करना चाहिए। इफ ही टेक्स ए डिसलाइक टू यू, अगर वह आपके प्रति घृणा से भर जाता है। क्या होता है डिसलाइक? हेट्रेड, नफरत। अगर वह आदमी आपके प्रति नफरत करने लगता है, वह आदमी अगर आपसे घृणा करने लगता है, तो आपको इस बात पर जरा भी हैरान नहीं होना चाहिए, आपको इस बात पर जरा भी ताज्जुब नहीं करना चाहिए। एंड इफ दैट, और अगर, एंड इफ दैट इज नॉट व्हाट यू मीन, एंड इफ दैट इज नॉट व्हाट यू मीन, और अगर वो बात वो नहीं है जो वास्तव में आपका मतलब था, यानी अगर आपका वास्तव में जो मतलब था वो बात अगर ऐसी नहीं है, यू डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने सत्य नहीं कहा। अगर आपका मतलब ये नहीं है कि साहब मैं तो, आपका मतलब समाजवाद से लूटपाट नहीं है, तो इसका मतलब यू डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ, आपने सत्य नहीं कहा। इफ ए मैन सेज टू ए फ्रेंड, अगर कोई आदमी अपने दोस्त से कहता है गुड मॉर्निंग मिस्टर ए, कि श्रीमान ए सुप्रभात, अगर कोई आदमी अपने दोस्त से कहता है कि श्रीमान ए सुप्रभात, एंड द फ्रेंड रिप्लाइज, और उसका दोस्त जवाब देता है इट इज नॉट अ गुड मॉर्निंग एट ऑल, कि ये मॉर्निंग तो बिल्कुल भी गुड नहीं है, अर्थात ये प्रभात तो बिल्कुल भी सु नहीं है, अर्थात ये सवेरा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इज दैट द ट्रूथ, क्या वह सत्य है? इज दैट द ट्रूथ, क्या वह सत्य है? इवन इफ द मॉर्निंग इज बैड, चाहे वह मॉर्निंग बुरी ही क्यों न हो, चाहे वह सुबह जो है वो खराब ही क्यों न हो, परंतु इज दैट द ट्रूथ, क्या वह सत्य है? तो इस तरीके से बच्चों आज की बात ये समाप्त, बाकी बात अगली क्लास में।